आज हम लोग इस क्लास में भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, ये जो मेन टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण यानी कि हिंदी पेडागोजी का, इसमें पार्ट 1 वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोगों ने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में, भाषा के बारे में जाना समझा। भाषा की प्रकृति की भी व्याख्या की गई थी पार्ट 1 में। साथ ही भाषा अर्जन प्रक्रिया, इसके बाद भाषा अधिगम प्रक्रिया, फिर हम लोगों ने भाषा अधिगम प्रक्रिया यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया की विशेषताओं को देखा था, जाना था। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत ये जो है इससे पहले के क्लास में हो चुके हैं। अब आगे आज हम लोग जो टॉपिक है आपका मेन, उस पर ध्यान देंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। और ये है आपका टॉपिक आज का, भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। देखिए, भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व होता है। सुनने और बोलने की जो क्रिया है एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वे सुनते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करते हैं। सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। सुनते सुनते बच्चे बोलना चाहते हैं। सुनना, यहाँ पे बोलना होगा। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। भाषा में सुनने की भूमिका को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है शुद्ध उच्चारण करने में। शुद्ध उच्चारण करने में, इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने से पहले, यहाँ पे होगा, सुनने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। तीसरा है शब्द भंडार में वृद्धि। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। यानी जब बालक सुनता है तो सुनने का जो माध्यम होता है उससे उसके शब्द भंडार में, शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। 4 नंबर है ध्वनि का विभेदीकरण करने में। सुनना ध्वनियों, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ध्वनियों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। ध्वनि का विभेदीकरण करने के माध्यम से जो है बच्चा स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। 5 नंबर है छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। 6 नंबर सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल आदि के विकास में।
दूसरे यानी कि 7 नंबर जो है देखिएगा, दूसरे की अभिवृद्धियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भावों, विचारों एवं अनुभव अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्तियों को ग्रहण करता है। अनुभवों जैसे अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यह अभिव्यक्ति या यहाँ पे अभिव्यक्तियों होगा को ग्रहण करता है। यह अभिव्यक्ति या उसके अन्य कौशलों का भी विकास करती है। विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं एवं विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाता है और सुनाया जाना भी चाहिए। यदि सुनने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक और उपयोगी होगी तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण होता है। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अभी जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं ये बोलने के द्वारा ही हो रहा है ना। भाव एवं विचार बोलने की आवश्यक तत्व होते हैं। जब हम किसी के सामने अपने भावों तथा विचारों की किसी भी रूट से अभिव्यक्त करते हैं तो यह क्रिया बोलना कहलाती है। यहाँ पे किसी भी रूप में होगा, किसी भी रूप से अभिव्यक्त करना, ठीक है। जब हम किसी के सामने अपने भावों तथा विचारों को किसी भी रूप में या किसी भी रूप से अभिव्यक्त करते हैं यानी किसी के सामने प्रकट करते हैं तो यह क्रिया बोलना कहलाती है। अब जो है महत्व एवं भूमिका इसकी चर्चा कर लेते हैं। सुनने और बोलने की महत्व और भूमिका। पहला महत्व है आपका बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। सेकंड है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में। बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है जिससे उसमें भाषा का विकास होता है। तीसरा है बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है। और 4 नंबर है बच्चों की झिझक समाप्त करने में। बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है। यह भाषा विकास में भी सहायक होता है। 5 नंबर विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में। भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि भाषण, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने को प्रेरित करती है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। यानी कि भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है यानी बालक की। विद्यालय में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान कराने चाहिए जैसे कि कविता, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाना,
अंतराक्षरी अंताक्षरी जो होता है, समूह विचार विमर्श आदि के द्वारा जो है उनमें बच्चों में बोलने की शक्ति को विकसित किया जा सकता है। हम लोग जानेंगे भाषा के कार्य, बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के कार्य। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। कैसे? तो देखिए, भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता है। तीसरा है, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है। तब ही किसी जाति, समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो है तीसरा पॉइंट आपके सामने है, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है, गुड मॉर्निंग निकेता, जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में भी विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है। तभी किसी जाति, समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। M.A. पाई के अनुसार भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। M.S. पाई क्या कहते हैं कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। और 4 नंबर है भाषा के कार्य का चौथा बिंदु, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है भाषा। भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया गया और यही क्रम निरंतर चलता रहता है।
यानी कि अभी जो भी ज्ञान है उसको भाषा के माध्यम से ही अगले पीढ़ी को सौंपा जाएगा और यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। 5 नंबर कार्य, भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं? भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला, सीखने में भाषा को जो है उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं, चाहे वो कुछ भी सीखें, एवं सोचते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी सोचता है, और जितनी जल्दी कोई बच्चा बोलना सीख जाता है उतना ही जल्दी वो और भी चीज़ें सीखने लगता है। सेकेंड है क्षमताओं का विकास करने में। बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। क्षमताओं के विकास करने में जो है भाषा के उपकरण की तरह। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचानते हैं। 4 नंबर है भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विकास करने में। तो ध्यान दीजिएगा, विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है। यदि हम विचार ही नहीं करें, कोई विचार ही उत्पन्न न हो, तो मानव का जो है मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। विचारों से भाषा का जन्म होता है। जब हम लोग विचार करते हैं तभी न बोलते हैं, तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। देखिए, विचारों से भाषा का जन्म और भाषा से विचारों का जन्म। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है, और विचारों की जो है उत्पत्ति भाषा से, भाषा की उत्पत्ति विचार से। 5 नंबर, सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में। मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है। वह इसके द्वारा स्वयं ये जो है आपका टॉपिक ये 55 पेज का है, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो स्टार्ट होगा। उसका PDF जो है टाइप किया जा रहा है। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है। वह इसके द्वारा स्वयं का सामाजिक विकास करता है। और हम लोग जो है अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी कि अधिगम यानी सीखने में व्याकरण की भूमिका को जानेंगे, समझेंगे। तो भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। वे 4 कौशल हैं पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। 4 ये भाषा कौशल हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक होता है।
जिसके लिए व्याकरण शिक्षण क्रिया यानी कि व्याकरण शिक्षण किया जाता है। व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही। गुड मॉर्निंग अनीस। व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर ह्यूम गिल्ड के अनुसार भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। व्याकरण की भूमिका पे अब हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है। शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के कौशल, यहाँ पे लिखिए नहीं होगा, लिखने होगा, ठीक है। शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के कौशल का विकास करता है व्याकरण। व्याकरण विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करता है। व्याकरण जो है विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करता है कि कहाँ पे अशुद्धता है और इसको शुद्ध कैसे करें। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करता है। व्याकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करना। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना, यह व्याकरण है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार असंभव है, यानी कि स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन जो है वो असंभव है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने का के योग्य बनाता है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सामने व्याकरण के द्वारा संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास, इस टॉपिक की व्याख्या करेंगे। व्याकरण के द्वारा संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास। संप्रेषण तथा लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कह सकते हैं कि संप्रेषण तथा लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की अहम भूमिका है। बिना इसके यानी कि बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास संभव है ही नहीं, यानी कि संभव नहीं होता है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला जो है 1 नंबर संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका फर्स्ट, यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकें। साथ ही सेकेंड है बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक है। इसके ज्ञान से बालकों में ऐसी क्षमता का विकास होता है, व्याकरण के ज्ञान से बालकों में ऐसी क्षमता का विकास होता है कि बालक प्रश्नों का उत्तर प्रवाहपूर्ण तरीके से दे सकें। 4 नंबर है यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। 5 नंबर व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास करने में सहायक है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध रूप से तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। साथ ही
यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। 3 नंबर है, व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है, जिसका प्रयोग करके भी अपने लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। 4 नंबर, यह छात्रों को गद्य पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। 5 नंबर, व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। अलंकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, शिक्षण परीक्षाओं में व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि ऑल टीचिंग एग्जाम्स। और आज हम अलंकार पर नोट्स जो है का वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपकी तैयारी में आपको बहुत मदद करेगा। अलंकार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे आप। अलंकार की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं हम लोग। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। रस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति देता है, जबकि अलंकार काव्य में शब्द व अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करता है। उदाहरण, अलंकार शास्त्र के श्रेष्ठ आचार्य भामह हैं। इनके अनुसार अलंकार में शब्द, अर्थ और भाव के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। शब्द अलंकार, शब्दों के कारण जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वह शब्द अलंकार कहलाता है। मुख्य शब्द अलंकार निम्नलिखित हैं। अनुप्रास है पहला, दूसरा श्लेष है, यमक है और वक्रोक्ति है। 4 है अलंकार एवं उनके उदाहरण। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देख लीजिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा प्रीत्यानुप्रास अलंकार, तीसरा लाटानुप्रास अलंकार और चौथा अत्यंतानुप्रास अलंकार और 5वां श्रुत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ देख सकते हैं, बगरे बिथिन में भरमन, भरे अजब अनुराग, कुसुमित कुंजन में भरमर, भरे अजब अनुराग। तो देखिए, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार आता है। तो इसमें आपको दिख रहा है भरे अजब अनुराग, भरे अजब अनुराग, ठीक है, भरमर,
तो बार बार जो है इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 6 का अलंकार है। फिर आपका आता है वृत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख सकते हैं आप, चामर सी चंदन सी चंद सी, चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद सुधर है, सुघर है, सुघर। सेकेंड है लाटानुप्रास अलंकार। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, राम भजन जो करत नाही, राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताही, राम भजन जो करत नहीं। देखिए, भव बंधन भय ताही, यानी जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, तो यहाँ पे वाक्य के खंड है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो ये हो गया आपका लाटानुप्रास अलंकार। और तीसरा चौथा है अत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ अंत में तुक मिलती है वहाँ अत्यानुप्रास, यहाँ पे गलती हो गया है ना, मिस टाइपिंग है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है जहाँ अंत में तुक मिलती है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, आग नाग। 5 नंबर श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, दिनांत था थे दिनांत, दीनानाथ डूबते, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधनु आते गृह ग्वाल बाल थे। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है। जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरे होए। तीसरा यमक अलंकार। जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देख सकते हैं आप, कनक कनक से 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, जग या पाए बुराए। खाइए या पाइए, कनक कनक से 100 गुनी, मादका अधिकाय, वा खाए बौराए, जग या पाए बौराए। खाए भी तो भी बौराए और पाए भी तो भी बौराए। तो इसमें जो है आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है वाक्यांशों की, तो यमक अलंकार है। हम लोग जानेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते, करे तो तू पति पालो। अर्थ अलंकार यानी कि अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता का होना पाया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा
और अतियोक्ति होते हैं। अर्थालंकार उनके उदाहरण, अर्थालंकार एवं उनके उदाहरण। उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। उपमा यानी तुलना करना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कारपूर्ण समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार के 4 अंक देखिए। उपमेय, जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए। उपमान, जिसे तुलना की जाए। वाचक शब्द, समानता बताने वाले शब्द जैसे सा, सम, सी, ज्यों, तुल्य आदि। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द। उदाहरण, बढ़ते नद सा वह लहर गया। बढ़ते नद सा वह लहर गया। यहाँ राणा प्रताप का घोड़ा चेतक वह उपमेय है। बढ़ता हुआ नद उपमान सा। समानता वाचक शब्द या पद। लहर गया यानी कि समान धर्म है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके लिए निम्न बातों की आवश्यकता होती है रूपक अलंकार के लिए। पहला बात है उपमेय को उपमान का रूप देना। दूसरा, वाचक शब्द का लोप होना। उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। उदाहरण, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर वाल पतंग विगसे संत सरोज सब हरसे लोच भृंग। तो यहाँ पे जो है तीनों चीज़ है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विसते संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। तो उपमेय उपमेय का सबका यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, जणु, जानो, मनु, मानो, जणु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात मनहु नील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात। 4 नंबर है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान पूरी तरह आत्मसात कर लें। उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदी बहुत जो है अपार है, घोड़ा को कैसे उस पार करे। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। देखिए, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो यहाँ पे चेतक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। उभय अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार निहित होता है वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृघ सुमन फाड़। इन पंक्तियों में मानवीकरण और रूपक दोनों अलंकार होने से यह उभय अलंकार के उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार क्या है? तो जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।
उदाहरण मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो इसमें जो है इसके जड़ में चेतना आरोप हो रहा है और मानवीकरण अलंकार इसलिए ये उसका उदाहरण है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनकी साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, यानी कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण होता है। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर घन में ओझल हो शशि यानी चंद्रमा, फिर शशि में ओझल हो घन। तो यहाँ पे जो है दृष्टांत अलंकार की बात की जा रही है। उपमेय और उपमान तथा उसकी साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव आ रहा है कि नहीं, यानी कि घन में ओझल हो जाते हैं शशि और फिर शशि में ओझल हो जाता है घन। तीसरा उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, यानी कि एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। जैसे तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण में और सौंदर्य है सुमन यानी पुष्प फूल में। इसके बाद विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे वैन शून्या जबते मधुर जब तबते सुमन न बैन, बैन शून्या जबते मधुर तबते सुमन न बैन। यहाँ पे देखिए विरोध भी किया जा रहा है, नहीं हो रहा है फिर भी विरोध का आभास हो रहा है। फिर 5 नंबर प्रतीप अलंकार, इसका अर्थ है उल्टा। उपमा के अंगों में उलट फेर अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। इसी कारण इसे प्रतीप अलंकार यानी उल्टा अलंकार कहते हैं। उदाहरण नेत्र के समान कमल, देखिए नेत्र के समान कमल है, तो ये हो गया आपका प्रतीप अलंकार। कमल के समान नेत्र नहीं, नेत्र के समान कमल। 6 नंबर अपनहुति अलंकार, अपनहुति अलंकार, इसका अर्थ है छिपाव। अपनहुति का मतलब होता है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपा कर निषेध उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, तब उपनहुति अलंकार होता है। उदाहरण सुनहु नाथ रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। सुनहु नाथ रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। 7 नंबर भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय में उपमान का आभास हो तब भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखता ही रह गया, सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। काव्यलिंग अलंकार, किसी तर्क से समर्थित बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। उदाहरण कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वही खाए बौरात नर, यही पाए बौराए। कनक कनक में 100 गुना है, मादकता अधिकाय यानी नशा, वही खाए बौराए, अगर उसको कोई खाता है तो बौराता है, नर यानी इंसान, यही पाए तो बौराए और पाता है तो भी बौराता है।
संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनी रहती है, तब संदेह अलंकार होता है। उदाहरण: बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, लंक लिलिवे को काल रसना पसारी। यानी कि लंका को लीलने के लिए काल जो है अपना पूरा जाल फैला रखा है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। सबसे पहले जानेंगे हम लोग भाषा के बारे में। भाषा है क्या? व्हाट इज लैंग्वेज या लैंग्वेज। तो भाषा, ध्यान दीजिएगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। सिंपल सा चीज़ है कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी कि हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट करते हैं, वही भाषा है। सामान्य शब्दों में भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। भाषा का आरंभ जो है मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। देखिए, भाषा का आरंभ जो है हम लोगों के जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे भाषा में कौशल हैं, स्किल्स हैं, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल, इस सब को हम लोग धीरे धीरे इन सब में निपुण हो जाते हैं, इन सब को प्राप्त करते हैं। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा जो है ग्रहण करने की एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थ को समझ लीजिए। भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष धातु से हुई है। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति। तो देखिए, सभी विषय की अपनी अपनी सभी तो भाषा जो है गणित की भी प्रकृति है, विज्ञान के हर एक विषय की अपनी अपनी उपयोगिता के आधार पर उसकी प्रकृति है। तो वैसे ही भाषा की भी प्रकृति है, ध्यान दीजिएगा। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, अर्थात यह पैतृक नहीं है। देखिए, अर्जित संपत्ति इसलिए कहा गया है कि यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको हिंदी भाषियों के साथ न रखा जाए, अंग्रेजी भाषियों के साथ रखा जाए, तो अंग्रेजी का ही अर्जन करेगा, यानी अंग्रेजी ही सीखेगा, चाहे उसके पिता का भाषा भोजपुरी ही क्यों न हो, मगही ही क्यों न हो, मैथिली ही क्यों न हो, है ना, या संथाली ही क्यों न हो, लेकिन वो अंग्रेजी ही सीखेगा। लेकिन यदि किसी अंग्रेज के बच्चे को जन्म से ही अपने यहाँ परवरिश किया जाए हिंदी भाषियों के साथ, तो जो है हिंदी ही सीखेगा, हिंदी ही बोलेगा। यदि भाषा एक पैतृक संपत्ति हो तो यहाँ पे तो उसको ऐसे ही भाषा आते रहनी चाहिए। यानी कि जैसे जन्म हुआ तो पैतृक संपत्ति, जैसे घर द्वार, पिता का जो कुछ भी संपत्ति होता है वो उनके बच्चों को मिलता है, वैसे भाषा रहता है तो भाषा भी मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरा है, भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है।
भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। देखिए अनुकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे द्वारा सुन रहे हैं, जो कुछ भी मैं नेचर भाषा की प्रकृति के बारे में बता रहा हूँ, तो आप अनुकरण कर रहे हैं, तो इस भाषा की प्रकृति के बारे में जान रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चे जो होते हैं बड़ों के द्वारा बोले गए शब्द वाक्य आदि को सुनते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और वैसे सीखते हैं। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, यानी कि नए नए शब्द और भी बहुत सारे चीज़ जुड़ते रहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है। जितनी भाषाएं हैं सबका अपना अपना व्यवस्था है जिसके द्वारा उसका स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि रूप, वाक्य, तत्व, अर्थ, तत्व वर्णमाला, तत्व शब्द, रूप, वाक्य, संरचना, सार्थक प्रयोग आदि सब में जो होता है सबका अपना अपना अवस्था होता है। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा शुरू में क्या लगती है, कठिन, और बाद में सफल होना ही है भाषा शिक्षण में। यानी कि किसी भी भाषा को एक मनुष्य सीख सकता है। हम जो है मान लीजिए भोजपुरी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, मगध क्षेत्र में है तो मगही भी जानते हैं, अंग्रेजी तो जानते ही हैं क्योंकि इंग्लिश जो है हम लोग पढ़ते हैं। माने कि जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र का तो भाषा जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा एक, यानी कि जिसको मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, आपके मिट्टी की भाषा, धरती की भाषा जहाँ जन्म हुआ है, और दूसरा हिंदी जो हमारी देश की भाषा है नहीं, और राष्ट्रीय भाषा जो है, और उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 3 या 4 लैंग्वेज जानता ही है। तो भाषा कठिनता से सफलता की अग्रसर है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। तो लिपि होती है, तो लिपि किसे कहेंगे, तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम लोग जिन चिन्ह और प्रतीकों का, चिन्हों एवं प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। क्या लिपि किसको कहेंगे, तो किसी भी भाषा को लिखते समय हम लोग जो चिन्ह और प्रतीक प्रयोग करते हैं ना, उसी को लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमा बाध्यता होती है। भाषा में सीमा बाध्यता होती है, तो सबका अपना अपना क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कौन भाषाएं बोली जाती है, उसके आगे जो है भाषा चेंज हो जाता है। अब भाषा अर्जन प्रक्रिया के बारे में जान लीजिए। अर्जन क्या है, यानी कि अर्जन का अर्थ। अर्जन करना किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है। अर्जन करना क्या है कि किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है, तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। देखिए, अर्जन यानी प्राप्त करना, यानी किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो हम लोग जो है किसी भी भाषा को कभी भी सीख सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार। ज़रूरत होगी तब ना सीखेंगे, ऐसे ही कहीं सीखने चले जाए। तो यानी कि अर्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। अनुकरण द्वारा यानी कि एक बार देखा फिर उसको जो है दोहराने की कोशिश करता है कि नहीं, अब यह सुन लिया तो फिर उसको बोलने की कोशिश करता है। छोटा बच्चा जो होता है स्टार्टिंग में, अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ये तो एकदम याद रखिए कि भाषा का अर्जन भाषा अनुकरण से रिलेटेड है। अनुकरण जो है कीवर्ड है। भाषा किसके द्वारा सीखा जाता है, अनुकरण के द्वारा। भाषाई योग्यता एक कौशल है। भाषा में यदि आपको योग्य व्यक्ति हो गए हैं किसी भी भाषा में, उसमें योग्यता प्राप्त कर ली आपने, तो यह आपके लिए एक कौशल है, स्किल है। भाषा के आधार पर भी आपका जीविकोपार्जन चल सकता है। लेकिन भाषा नहीं आता है, 2-3-4 भाषाएं एक ही भाषा जानते हैं, तो आपका जीविकोपार्जन नहीं चल सकता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है आपके शहर का, वो जो है विद्यालय गया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, उसको अंग्रेजी हिंदी सब आता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है
जो आपके क्षेत्र का क्षेत्रीय भाषा ही जानता है और कुछ नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है। और वे दोनों जो है आपके किसी ऐसे राज्य में चले जाते हैं जहाँ पे मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई स्थान ले लीजिए, वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, समझी जाती है। और उधर की जो अपनी भाषा मलयालम है तो वो तो जानता नहीं, ये सिर्फ अपनी क्षेत्रीय भाषा जानता है, ये जाता है लेकिन वहाँ रुक नहीं पाता है, इसको समझ में नहीं आता है लैंग्वेज वहाँ का, तो इसको कोई जॉब पे भी नहीं रखता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानता है, वो रुक जाता है और उसका जीविकोपार्जन वहाँ स्टार्ट हो जाता है, जीविका अपना यानी कि काम काज मिल जाता है, करने लगता है। तो ये है भाषा कौशल जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे भी कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी यदि हम लोग अभ्यास करें निरंतर, किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं और अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है, ये एक कहानी है वरदराज की, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आप लोगों के किसी न किसी कक्षा में होगा। तो उसकी कहानी बहुत लंबी है, ठीक है। कहीं से मान लीजिए जा रहे हैं, आप भी देखे होंगे कुआं पे पहले रस्सी और बाल्टी रहता था, तो बार बार रस्सी बाल्टी यानी कि पानी निकालने के लिए जो है रस्सी जब पत्थर में दरार बने कि पत्थर को गड्ढा कर देता है, उसमें निशान पड़ सकता है। तो हम लोग वहाँ पे सीख मिलती है उसको कि हम भी अभ्यास करेंगे निरंतर तो कोई भी विद्या हासिल कर सकते हैं। वरदराज की कहानी है, कहानी अब यहाँ सुनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। भाषा अर्जन द्वारा बालक सबसे पहले जानते हैं कौन भाषा सीखता है? अपनी प्रथम भाषा सीखता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, यानी कि माँ के मुख से जो निकली हुई भाषा होती है उसको मातृभाषा कहते हैं। जहाँ जन्म होता है, जिस मिट्टी की जो भाषा होती है, वहाँ के आस परिवेश जो है समुदाय समाज के लोग की भाषा जो होती है वही हमारी मातृभाषा होती है। चौमास्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। चौमास्की कहते हैं कि जन्मजात ही उनके अंदर भाषा अर्जन करने की एक युक्ति होती है, ठीक है, जिसके आधार पे वे भाषा अर्जन करते हैं। जो भी भाषा उनको अर्जित कराई है, यानी कि जिस परिवेश में रखी है वहाँ की भाषा अर्जित कर लेंगे, सीख जाएंगे। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं। जो भी भाषा सीखते हैं ना, सीखने वाले, यहाँ पे वाली नहीं होगा, सीखने वाले समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, यानी उनको ये चीज़ नहीं पता होता है कि वे भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। भाषा अर्जन जो होता है ना, अनौपचारिक रूप से होता है। तो देखिए, भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में दोनों में अंतर है। यदि हम भाषा अर्जित करने का बात करें तो भाषा हम जो है अनौपचारिक रूप से बिना विद्यालय, बिना इंस्टीट्यूट, बिना जो स्पोकन सेंटर्स होते हैं वहाँ गए सीखते हैं। लेकिन जब जाकर सीखते हैं तो औपचारिक रूप में आ जाता है, जैसे इंग्लिश स्पोकन सेंटर से वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो वही करें, भाषा अर्जन का मतलब भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना है। भाषा अधिगम प्रक्रिया। भाषा अधिगम प्रक्रिया, अधिगम का अर्थ है सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, याद रखिएगा। गेट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। यानी कि यहाँ पे अनवर जो दे दिया है ये मिस टाइपिंग है, अधिगम होगा। क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना, और अधिगम द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही, यानी कि
जब हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को अधिगम कहते हैं। कुरो एवं कुरो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो हम लोग कुछ भी सीखते हैं तो हमें आदत सीखते हैं, नहीं, ज्ञान और अभिवृत्ति आदि का अर्जन करते हैं, वही तो सीखना है। कुरो एवं कुरो के अनुसार पहलाओं के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब भाषा की विशेषताएं, नहीं, सीखने की विशेषताएं, तो सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक भी है, यूनिवर्सल। सभी जीव जंतु सीखते हैं, चाहे वो खाना, भोजन ढूंढना सीखें या भोजन करना सीखें या शिकार करना सीखें, तो सभी जीव जंतु सीखते हैं कुछ न कुछ। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल है, यानी कि जो औपचारिक ज्ञान होता है उसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। नोट: भाषा अधिगम में देखिएगा, भाषा अधिगम में उन छात्रों को कठिनाई नहीं आती जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। यदि उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास कम हो तब उन्हें भाषा सीखने में कठिनाई होगी। तो जिस बालक का मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि कोई भी शरीर का विकास एक सही से नहीं होगा, तो अगला विकास जो है उस पर प्रभाव डालेगा। ये हम लोग बाल विकास मनोविज्ञान में पढ़ते ही हैं, पढ़ चुके हैं। तो भाषा सीखने पर भी प्रभाव होगा। यदि ऐसे भी कहा जाता है स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है एक स्वस्थ शरीर में, यानी कि ऐसे उल्टा हो गया ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अस्वस्थ रहेंगे तो हर एक चीज़ से अस्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी चीज़ का जो है लर्निंग अधिगम सही से नहीं हो पाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत जो हैं निम्नलिखित हैं। पहला, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। ये जो सिद्धांत है पहला, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, तो ये क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना बच्चों में, शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप, यानी कि उसके अनुसार किया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक शिक्षक अपने अनुसार कर ले, चाहे बच्चों को समझ में आए या न आए। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है, यानी कि बालक जो है कुछ भी करके जब सीखते हैं ना, जैसे मान लीजिए ड्राइंग बनाने के लिए बहुत खुश होते हैं, बनाते हैं। क्या या प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने, जैसे फ्रोबेल, डीबी, जॉन डीबी शायद, मॉन्टेसरी, इस सिद्धांत पर बल दिया है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखने पर जोर देना। तो भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना चाहिए, यानी कि लगातार उनको एक्टिव रखना, क्रियाशील रहे, आवश्यक होता है ये। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित कार्य करना।
3 नंबर है अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल, अभ्यास का सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई गणित के शिक्षक हैं, वो गणित पढ़ा रहे हैं क्लास 12 के गणित को, मैथ्स को, ठीक है, और वो पढ़ा रहे हैं ठीक है, 2-4 साल पढ़ाए, उसके बाद 2-4-5 साल छोड़ दिए, तो धीरे धीरे जो है एक्सरसाइज जो है जो जैसे सटीकता से एकदम और तीव्रता में सॉल्व कर लेते थे वैसे नहीं कर पाएंगे 2-4 साल छोड़ने के बाद। तो इसलिए अगर अभ्यास नहीं रहेगा तो फिर जो होगा आगे जाके दिक्कत होगा, भूल जाएंगे। तो वही कर रहा है, बहुत समय तक नहीं करता जो अभ्यास वो सभी चीज़ों को भूल जाता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे भी स्पोकन सेंटर यदि आप लोग कोई गए होंगे तो वहाँ देखिए कितना अभ्यास कराया जाता है, लगातार रिवीजन, एक ही चीज़ को या खड़ा करा के बुलवाना, हर रोज प्रैक्टिस। 4 नंबर है समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, यानी कि जो टॉपिक उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो क्रिया जो विषय उनके रियल लाइफ से रिलेटेड। अतः शिक्षक को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं तो उसके पास के परिवेश से जोड़ने हैं या उसके जीवन से जोड़ के बताने हैं, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाए। 5 नंबर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई भी बालक है एक दूसरे से भिन्न होगा। कोई भी किसी इंडिविजुअली 2 को खड़ा कीजिए, दोनों में भिन्नता है कुछ न कुछ, किसी न किसी आधार पर। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण कराना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण भी करने का प्रयास करना चाहिए। कारण जानिए फिर कारण का निवारण करिए। 6 नंबर क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। देखिए कितने कौशल हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 कौशल है भाषा शिक्षण के। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होनी चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से सिखाना चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार है। क्रम है श्रवण वाचन, पहले सुनो, वाचो, पढ़ो, लिखो। सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो, श्रवण वाचन पठन लेखन। 7 नंबर है आपके सामने अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः यानी कि जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं, नहीं लिखते हैं जिस गति में, वैसे ही बच्चे जो हैं अपना देखते हैं, अनुकरण करते हैं, वैसे ही करने का प्रयत्न करते हैं, सीखते हैं ही। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। 8 नंबर है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ टीचिंग फॉर्मूला। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, तो भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षकों को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए।
इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है। जो शिक्षण सूत्र हैं एवं शिक्षण जो होता है आपका अधिक प्रभावशाली होता है। तो सूत्र देख लीजिए, भाषा शिक्षण के सूत्र कितना अच्छा वाला है। पहले सरल से कठिन, यानी कि सरल सरल शब्द, सरल सरल वाक्य बताएं, फिर कठिन। ज्ञात से अज्ञात, पहले ज्ञात चीज़ों को के बारे में बताएं जो सामने हो, और फिर अज्ञात की तरफ ले जाएं। मूर्त से अमूर्त, पहले मूर्त यानी कि कोई चीज़ है दिखा करके उसके बारे में व्याख्या करें, फिर उस नहीं है फिर उसके बारे में व्याख्या करें। विशिष्ट, और ये मूर्त अमूर्त की अवधारणा जो है ना, इस पर एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, आपको प्लेलिस्ट में या चैनल पे मिल जाएगा। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट पहले फिर सामान्य। स्थूल से सूक्ष्म की, पहले स्थूल यानी कि जो माने कि दिखाई दे रहा हो, जिसका ठोस रूप हो, उसको फिर उसके सूक्ष्म रूप में ले जाना है। आगमन से निगमन, आगमन से निगमन करने का मतलब है कि पहले उदाहरण देना है, पहले उदाहरण देने के बाद जो है नियम बताने हैं। जैसे मान लीजिए संज्ञा बताना है बच्चों को, तो नियम उसका जो है वो बताने से पहले, यानी कि परिभाषा बताने से पहले उदाहरण देंगे कि देखिए ये जो आपको दिख रहा है कुर्सी, बेंच, पंखा और बेड, ये बच्चे, कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, ये सब जो हैं संज्ञा हैं, ये सारे नाउन हैं। तो फिर अब बच्चा जो है ये सब जान जाएगा, तब फिर कहेंगे कि देखिए अब नियम, आगमन में उदाहरण फिर नियम। तो उदाहरण के बाद नियम क्या है इसका, तो संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि नियम है ना, उसका जो हम लोग कहते हैं परिभाषा संज्ञा की क्या है। तो दुनिया के सभी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। फिर विश्लेषण और संश्लेषण आता है, ठीक है। 9 नंबर बाल केंद्रितता का ध्यान, बाल केंद्रितता, चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। तो भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र कौन है, बालक है। बालक की क्षमता जो होती है, रुचि एवं स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि उसका स्तर जो है क्लास 3 लायक है और उसको 5 का जो है चीज़ें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे, बता रहे हैं, उसकी रुचि है ही नहीं, उसकी रुचि है खेल में, तो खेल के माध्यम से उसको पढ़ाएंगे। अब ऐसे किताब से पढ़ाएंगे तो फिर वो रुचि नहीं लेगा आपके विषय में। यदि उसका भी मान लीजिए आपके हिंदी विषय में रुचि नहीं है, किसी और चीज़ में है, तो वही पढ़ाएंगे। अब भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, इस यहाँ से आगे जो भी टॉपिक है, अभी 11 पेज हुए, 55 पेज का है, तो हम लोग अभी 10 पेज किए और 45 पेज जो होगा नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में, यानी कि कल जो है टॉपिक जो है छंद, इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे इसमें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सीटेट, टेट, यूपी टेट, सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये 12th बोर्ड और भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो छंद की परिभाषा, यानी कि छंद किसे कहेंगे, तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। दूसरे शब्दों में अक्षरों की संख्या
एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, वह छंद है। आह्लादित करना यानी प्रसन्न करना। चंदति हस्यति येन दीप्यते वा तच्छंदः। उनके विचार से छंद चदी यानी कि धातु से निकला है। कौन धातु? चदी धातु से निकला है। यास्क ने निरुक्त में छंद की व्युत्पत्ति छदी धातु से मानी है, जिसका अर्थ है संवरण या आच्छादन। छंदासी छादनात्। इन दोनों अति प्राचीन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि छंदोबद्ध रचना केवल आह्लादकारिणी ही नहीं होती, वरन वह चिरस्थायिनी भी होती है। जो रचना छंद में बंधी नहीं है उसे हम याद नहीं रख पाते, और जिसे याद नहीं रख पाते उसका नष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है। इन परिभाषाओं के अतिरिक्त सुगमता के लिए यह समझ लेना चाहिए कि जो पदरचना अक्षरों की गणना, क्रम, मात्रा की गणना, यति गति आदि नियमों से नियोजित हो, वह छंदोबद्ध कहलाती है। छंद शब्द के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। छंद शब्द जो है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना यानी खुश करना। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, याद रखिएगा। पूछ दिया जाएगा पिंगल किसे कहते हैं, तो छंद को ही पिंगल कहा जाता है और उसका डिफिनीशन दे देना होगा। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो हैं पिंगल नाम के ऋषि थे। छंद के अंग महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, छंद के 6 अंग होते हैं। चरण या पाद, और इसमें समचरण, विषम चरण, यानी कि चरण या पाद में 2 होते हैं। फिर दूसरा है वर्ण और मात्रा, इसमें भी 2 होते हैं, लघु, ह्रस्व, गुरु या दीर्घ। तीसरा यति, चौथा गति, और पांचवा तूक, और छठा गण। चरण, पद या पादा। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ये इन सबको भी हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। दोहा सोरठा की भी व्याख्या की जाएगी आगे। ऐसे छंद की प्रत्येक को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों यानी कि दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया, दोहा प्लस रोला, छप्पय, रोला, उलाला आदि। चरण 2 प्रकार के होते हैं। चरण जो है समचरण और विषम चरण। प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। तो सीधा है। अब हम लोग वर्ण और मात्रा को देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्ण यानी अक्षर। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो। जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जैसे हलंत शब्द राजन, का,
न, राजन का हलंत शब्द न, संयोगाक्षर का पहला अक्षर, कृष्ण का षटकोण वाला स जो है ये हलंत के साथ, उसे वर्ण नहीं माना जाता। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्णिक छंद में चाहे ह्रस्व वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो, वह एक ही वर्ण माना जाता है। जैसे राम, रामा, रम, रमा, इन चारों शब्दों में दो ही वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण यानी कि ह्रस्व वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण। तो ह्रस्व में क्या क्या आएगा देखिए, अ, छोटी छोटा उ, री, का, की, कु, क्री, ये हैं ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटी की मात्रा यानी कि की में, कु में छोटा उ की मात्रा नहीं। अब दीर्घ में आ जाइए, ये आ जो हो जाएगा दीर्घ में आ जाएगा, अ लघु में आ जाएगा, यानी कि ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ। ये जो है याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है ये दोनों। मात्रा, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वर्ण के उच्चारण में जो अवधि लगती है उसे मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है अवधि, उसको हम लोग मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा माना जाता है। मात्रा दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मात्रा है यहाँ पे और दीर्घ मात्रा है यहाँ पे। अ बोलने में कम समय लगेगा, ई, उ, री। फिर दीर्घ में आ जाइए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। वर्ण और मात्रा की गणना, वर्ण और मात्रा की गणना, वर्ण की गणना। ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, ह्रस्व वर्ण एक वर्ण वाले होते हैं, अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री। दीर्घ स्वर वाले वर्ण दीर्घ वर्ण होते हैं, एक वर्णिक आ, ई, उ, ए, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ। ये है दीर्घ वर्ण। मात्रा की गणना, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक। ये द्विमात्रिक है ना, दो मात्रा वाले, और ये एक मात्रा वाले, ठीक है। वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यानी कि अंतर यही है कि वर्ण सस्वर अक्षर, सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर अक्षर को कहते हैं। वर्ण और मात्रा में अंतर, वर्ण में ह्रस्व और दीर्घ रहने पर वर्ण गणना में कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु मात्रा गणना में ह्रस्व और दीर्घ से बहुत अंतर पड़ता है। उदाहरण के लिए भरत और भारती शब्द को लें, अगर हम लोग भरत और भारती दोनों शब्द को लेते हैं तो दोनों में 3 वर्ण हैं, किंतु पहले में 3 मात्राएं और दूसरे में 5 मात्राएं। लघु अ, ई, उ यानी कि लघु यानी छोटा। इन ह्रस्व स्वरों तथा इनसे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन को लघु समझा जाता है। जैसे कलम, इसमें 3 वर्णों यानी कि 3 वर्ण लघु हैं। इस शब्द का मात्रा चिन्ह हुआ, देखिए कलम यानी कि 3 है तो मात्रा चिन्ह 1, 2,
3। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं, जैसे ह के ऊपर चंद्र बिंदु, हंसना। गुरु आ, बड़ी, बड़ाऊ और री इत्यादि दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं, जैसे राजा, दीदी, दादी इत्यादि। इन तीनों शब्दों का मात्रा चिन्ह हुआ। मात्रा चिन्ह इनका देखिए क्या है, ये जो ऐसे बना हुआ है ना 2, तो ये हुए एस जैसे हैं। सेकेंड, ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजक भी गुरु होते हैं, जैसे ऐसा ओला औरत, ऐसा ओला औरत, नौका इत्यादि। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है, जैसे संसार, लेकिन चंद्र बिंदु वाले वर्ण गुरु नहीं होते हैं। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है, जैसे स्वतः, दुख, अर्थात। इन दोनों में ये चिन्ह आएगा। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है, जैसे सत्य, भक्त, दुष्ट, धर्म इत्यादि। अर्थात पहला गुरु और दूसरा लघु, तो ये चिन्ह लगता है। अब हम लोग यहाँ पे गण देखते हैं। गण क्या है? 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। गणों को समझने के लिए निम्न सूत्र उपयोगी हैं। जमाता राज भान सलग भान सलगा। देखिए, जमाता राज भान सलगा, तो एक बार में कैसे पढ़ेंगे इसको? जमाता राज भान सलगा। इन सूत्रों से 8 गणों का स्वरूप ज्ञात होता है। 8 गण जो होते हैं, जैसे यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। ये जो हैं आपके 8 गण हैं। छंद के प्रकार। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णवृत्त छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, देख लीजिए। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम। देखिए, सम, अर्धसम और विषम। चौपाई छंद, यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है। उदाहरण के लिए देखिए, लघु 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 लघु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु, यानी कि 2 लघु 2 गुरु। इही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरनावा। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरनावा। दोहा। अब हम लोग दोहा पे ध्यान देते हैं कि ये क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ये है कौन? अर्ध सममात्रिक छंद। यह सोरठा का विपरीत होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें इसके विषम चरणों, यानी कि पहले और तीसरे, विषम यानी देखिए 1
2 3 4 है ना, तो 1 और 3 विषम है, 2 4 सम। तो विषम चरण यानी पहला तीसरा में 13 मात्राएं होती है। सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। विषम में 13, सम में 11 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। सम चरणों के अंत में लघु पढ़ना आवश्यक है एवं तुक भी मिलना चाहिए। उदाहरण देखिए, ये स्टार्टिंग क्या है, गुरु और फिर लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु, लघु लास्ट में। यानी कि यहाँ पे जो है सम और विषम, लघु और गुरु दोनों पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको पढ़ लिया जाए। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ उन रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। इसके आगे का तो है ही है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। आगे बढ़ते हैं। सोरठा। सोरठा क्या है, तो यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13। देखिए ठीक उसका उल्टा, इससे पहले जो था आपका ये दोहा, इससे ठीक उल्टा है कि नहीं, ठीक उल्टा है आपका सोरठ। 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होता है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा छंद होता है। सोरठा जो है दोहे का उल्टा छंद। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणाय तन, जाहि दिन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। रोला मात्रिक सम छंद है रोला, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे आप, 2 2, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 1, 3 1 1 2 1 1, फिर 3, फिर 1 1, फिर आपका 1 नहीं 4, फिर 1। नित नवलीला ललित ठानी गोलोक आजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। कुंडलिया छंद। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इस तरह हर चरण में 24 मात्राएं होती है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास, सदा रखिए पास, त्रास कबहू नहीं दीजिए, त्रास दीजो लंकेश ताही की गति सुनी लीजिए, कह गिरिधर कबीराय राम सौ मिलेंगो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बाजियो साईं। हरिगीतिका यह मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। यति 16 और 12 पर होती है।
तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। तो देखिए अंत में लघु गुरु का प्रयोग हुआ है, बाकी सब वैसे ही जैसे कह रहा था। कहते हुए यू उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहते हुए यू उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। बरवय छंद के बारे में जानेंगे। यह मात्रिक अर्ध सम छंद है जिसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। सम चरणों के अंत में जगन या तगन होने से बरवय की मिठास बढ़ जाती है। जगन तगन होने से। तो अंत में एक दीर्घ और लघु भी है, यानी कि एक एक नहीं, एक एक यहाँ भी वैसे ही चल रहा है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवा रिद में जनु तड़ित विहार। वर्ण वृत्त छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्ण वृत्त या वार्णिक छंद कहते हैं। वर्ण वृत्तों के 3 मुख्य भेद होते हैं, सम, अर्धसम, विषम। इंद्र वज्रा। वार्णिक समवृत्त वर्णों की संख्या 11, प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु वर्ण। उदाहरण, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। उपेंद्र वज्रा। वर्णित समवृत्त छंद है। इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 11 होती है। गणों का है जगण, तगन, जगण और 2 गुरु। उदाहरण, बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। अब आते हैं हम लोग सवैया छंद पे। महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें 1 से अधिक छंद होता है। ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वर्णिक गण को बार बार आना चाहिए, इनका निर्वाह नहीं होता है। उदाहरण, लोरी सरासन संकट कहो, शुभ सिय स्वयं मोहि बरो। नेक ताते बढ़ियो अभिमान महा, मन फेरियो नेक न असनक करी। सो अपराध परियो हमसो, अब क्यों सुधरे तुम हु धौ कहो। बाहुन देही कुठारही के सौ, आपने धाम को पंथ गहो।